स्पॉट और बात करेंगे सोने की, जहां पर आज हमने एक छोटे दायरे में कारोबार होते हुए देखा है। एमसीएक्स पर जो भाव है वो 47,300 के करीब कारोबार कर रहा है। अमेरिका और चीन में कोरोना की जो सेकंड वेव की आशंका जताई जा रही है, उससे सोने को हमने निचले स्तरों पर एक सपोर्ट मिलते हुए देखा है। इसके अलावा भारत और चीन में तनाव से भी सोने को हेल्प मिली है। हालांकि डॉलर में मजबूती से सोने को ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस को सामना करना पड़ रहा है। आगे सोने चांदी पर आउटलुक क्या है और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हाजिर डिमांड कैसी आ रही है अनलॉक 1 के बाद, इस सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव हैं, कोवर्जी ग्रुप के रवि दियोरा हैं और कामाख्या ज्वेल्स के मनोज झा भी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले रविंद्र जी, गुड मॉर्निंग। एक आउटलुक आपका लेना चाहेंगे, जो सिनेरियो बन रहा है डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल फ्रंट पर, फिर चाहे वो कोरोना के नए वेव, नए केसेस की बात हो या फिर घरेलू स्तर पर जो टेंशन इंडिया चीन के बीच में हुई है वो ही क्यों ना हो, इससे एक सपोर्ट हमने मिलता हुआ देखा है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आउटलुक यहाँ से क्या बन रहा है? क्या अगर कोई भी डिप मिले तो बायस हर ट्रेडर का खरीदारी की तरफ ही होना चाहिए या कोई और व्यू है? गुड मॉर्निंग दीपाली। बिल्कुल हमारे हिसाब से गोल्ड में एक पॉजिटिव मूव ही रहेगा। जो एक रेंज में अटका हुआ है गोल्ड, दैट इज मेजरली बिकॉज यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा चॉपी है। हमने देखा है कि वायरस के फिर से सेकेंड वेव के एक्सपेक्टेशन के ऊपर डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी आई है। लास्ट 3 दिनों से डॉलर इंडेक्स एक पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ सेफ हेवन। और हमने देखा है कि जब ये वायरस सिचुएशन में डॉलर और गोल्ड दोनों को ही सेफ हेवन एसेट ट्रेड किया जा रहा है। इसीलिए गोल्ड थोड़ा सा अटका हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से गोल्ड में एनी टाइम एक स्पॉट अप आ सकता है। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो आई थिंक 47,600 47,700 का एक ब्रेकआउट जोन है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो गोल्ड तो फिर मेरे हिसाब से 500 से 1000 रुपए तक की तेजी हम गोल्ड में देख सकते हैं। बट अगर डिप भी आता है तो हमने देखा है कि गोल्ड 46,500 600 तक आता है और वहां से फिर हम एक फिर से बाइंग री एमर्ज होते हुए देख रहे हैं। तो आई थिंक आइदर ट्रेडर्स डिप अगर आता है तो डिप में बाइंग कर सकते हैं या फिर ब्रेकआउट में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी फिर से थोड़ा सा फ्लेयर अप हो रहा है, इंडिया चाइना को लेकर, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में फिर से तनाव बढ़ रहे हैं, यूएस चाइना तो चल ही रहा था। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स जो है वो गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव है। एंड आई थिंक आइदर डिप बाइंग और ब्रेकआउट बाइंग शुड बी अ गुड स्ट्रेटजी। यानी खरीदारी आपको सोने में करनी है, चाहे वो डिप्स पर करें या ब्रेकआउट में करें, और 46,500 का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आगे जाकर इस साल के खत्म होते होते तक बाजारों को लगता है कि नए हाईज हम भारतीय बाजारों में सोने में बनाते हुए नजर आएंगे। कामाख्या ज्वेल्स के मनोज झा हमारे साथ हैं। मनोज नमस्कार। तेजी यहाँ पर सोने में बरकरार है। इनिशियल ट्रेंड्स लॉकडाउन खुलने के बाद हमने खरीदारी यहाँ पर फिर से लौटते हुए देखी है। आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लोग क्या खरीद रहे हैं? किस तरह के ट्रेंड्स अब यहाँ पर हैं? थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। ज्वेलरी मार्केट में थोड़ी बहुत रौनक वापस आई है। डिपेंड करता है कि कौन सा राज्य में किस तरह का लॉकडाउन है, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। ओवरऑल 20% से 50% तक कस्टमर अलग अलग शोरूम्स में पहुंचे हैं। लेकिन इसमें जो भी कस्टमर हैं वो 70 to 80% जो हैं वो केवल शादियों के कस्टमर हैं और केवल 20% आप समझो दूसरे कस्टमर हैं। तो ये शादियों का जो सीजन है ये केवल जून के एंड तक रहने वाला है। तो जून के बाद क्या होगा वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ जो हमारे मार्केट में जो कारीगर का प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे बॉम्बे, दिल्ली ऐसे जो हब हैं वहाँ से जो कारीगर हैं वो सब मैक्सिमम पलायन होके अपने गांव को चले गए हैं। तो ओवरऑल ये बहुत चिंता की विषय है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री का क्या होगा। अभी तो थोड़ी बहुत रौनक वापस आई है, इसलिए मेरा तो ये गुहार है गवर्नमेंट से भी कुछ ना कुछ स्पेशल पैकेज ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए लेके आवे। जैसा कि अगर एक एग्जांपल है कि मेरी राय है, लास्ट 2-3 साल में जिन्होंने जैसा इनकम टैक्स भरा है उसको भी अगर एज ए लोन की तरह फ्री इंटरेस्ट दें तो कुछ अपने काम कर सके, क्योंकि ज्वेलरी लोग अपने एम्प्लॉय को पगार दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सब खर्चे हो रहे हैं, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं दिख रहा है। और ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जॉब पर काफी सारी है, जैसे आपने कहा इंडस्ट्री को लेकर
दिक्कतें काफी सारी हैं, जैसे आपने कहा इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन जो इस तरफ यहाँ पर मांग अभी है बाजार में, आपको लगता है आगे जाके थोड़ी सी बेहतर हो सकती है? और जो मेरा सवाल कि लोग क्या खरीद रहे हैं यहाँ पर, क्या वो सोना है, ठोस गोल्ड है, क्या आप रिटेल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फिर से बाजार में बनता हुआ देख रहे हैं? जो आपने कहा जो 20% लोग बाजार में उतरे हैं वो क्या ले रहे हैं? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केवल शादियों का यहाँ पर जो हियरिंग चल रही है एजीआर ड्यू से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में, उससे जुड़ी अपडेट्स आ रही हैं। शैल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैल जी, इनफैक्ट जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे एक चीज तो क्लियर है कि अभी जो रस्साकशी है वो बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट अपने स्टांस पे अड़ा हुआ है, टेलीकॉम कंपनीज को गारंटी देनी चाहिए। वहीं कंपनीज कह रही हैं, स्पेशली वोडाफोन आइडिया, की वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि बैंक गारंटी को दे सके। जी, मेरे ख्याल से दीपाली जी दो बातें तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। जो सरकारी कंपनीज, जो सरकारी पीएसयूज़ के ऊपर एक डिमांड लगाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस द्वारा, उसको विड्रॉ किया गया है। अब आप देखिए इन स्टॉक्स पर आप बहुत शानदार तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। लगभग 1,70,000 करोड़ की डिमांड आपने देखी थी, इंटरेस्ट पेमेंट और अन्य कई चार्जेस जो लगाए थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर, खासकर पावर ग्रिड पर और ऑयल इंडिया पर और जीएनएफसी पर, ये आपको हटते हुए दिखेंगे। और आप देखिए स्टॉक्स क्या अच्छी तरीके से आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप लगभग 3% ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं पावर ग्रिड को। यही तेज़ी आपको दिखेगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और ऑयल इंडिया में भी आपको यही तेज़ी आती हुई दिखेगी। तो एक बहुत ज़बरदस्त ओवरहैंग जो स्टॉक पर था इन 3 या 4 कंपनीज़ का, वो अब आपको हटता हुआ दिखेगा। 2 और डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पर। भारतीय एयरटेल ने जो अपना एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि लगभग 13,004 करोड़ का पेमेंट वो कर चुके हैं सरकार को, 18,004 करोड़ का पेमेंट कर चुके हैं सरकार को, जो कि ओवरऑल आउटस्टैंडिंग का 62% है। और बाकी के लिए अभी उनकी कोई क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास उनकी जो लगभग 10,000 करोड़ की गारंटीज़ हैं डीओटी के पास, तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी तरीके से भारतीय एयरटेल ये पेमेंट्स ना करे। बस वो एक चाहते हैं कि कुछ पेमेंट शेड्यूल आपको आता हुआ दिखे। वोडाफोन आइडिया ने तो साफ कह दिया है कि उनके पास पेमेंट करने का फ़िलहाल सामर्थ्य नहीं है। तो ये अपडेट्स आपके पास फ़िलहाल एजीआर केस पर, टेलीकॉम केस पर सुप्रीम कोर्ट से आते हुए हैं। इस केस का एक अहम पहलू ये है कि इन तीनों कंपनीज़ को बहुत एजीआर का पेमेंट करना था कई साल पहले, जो कि 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया। इन कंपनीज़ ने 20 साल की मोहलत मांगी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अग्री नहीं कर रहा है। क्या फाइनल डिसीजन आएगा वो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल जो अपडेट्स थे वो हम आपको लगातार दे रहे हैं। असीम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम जी, हाँ बताइए, फिलहाल आपके सामने क्या खबरें हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एफिडेविट फाइल करने को लिए कहा था, एफिडेविट जो है कंपनियों ने फाइल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई जो है वो भी शुरू हो चुकी है। खासतौर पे कि जो एयरटेल है उसकी ये दलील थी कि 18,000 करोड़ रुपए अभी तक कंपनी जो है चुका चुकी है। उसके ऊपर मात्र 1,000 करोड़ रुपए की और लाइबिलिटी जो है सर एजीआर की जो है बनती है। अभी डीओटी के साथ डिस्कशन जो है वो चल रहा है और जल्दी इसको भी जो है वो चुका देंगे। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी दलील दी कि कंपनी कहना था कि 10,800 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जो है सरकार के पास ऑलरेडी रखी हुई है। कंपनी एक फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर जो है वो नहीं है। कंपनी 16 देशों के अंदर अपनी सर्विसेज देती है। करीबन 42 करोड़ से ज्यादा उसके ग्राहक है। तो ऐसे में और कंपनी कोई भी बैंक गारंटी जो है वो फर्निश जो है वो नहीं कर सकती है। तो ऐसे में कंपनी को जो है राहत मिलनी चाहिए और ये 20 साल का पीरियड जो है वो सरकार को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ जो है वो करे। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई भी फैसला जो है वो नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट पहले पूछ रहा है कि आप किस तरह की बैंक गारंटी जो आप दे सकते हैं, आपकी किस तरह के प्रॉफिट्स है एजीआर से और किस तरह का आपका एनुअल पेमेंट जो है वो होगा। तो उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो चल रहा है। अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया ने कहा कि उनके अभी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी भी तरह की बैंक गारंटी जो है वो दे सके। खासतौर पर उनके सामने सैलरी देने का संकट जो है वो भी है। तो उसको लेकर के अभी डिस्कशन जो हो रहा है कि क्या कंपनी ने ये भी कहा कि 15,000 करोड़ रुपए की उनकी करीबन बैंक गारंटी जो है सरकार के पास ऑलरेडी रखी हुई है। इससे ज्यादा बैंक गारंटी जो वो नहीं दे सकता है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका अपना अंतिम फैसला जो है वो नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट अभी डिसाइड करेगा कि इतने साल का वक्त जो है इन कंपनियों को दिया जा सकता है और क्या गारंटी जो ली जा सकती है। जी, हमारे साथ आप असीम जी जुड़े रहिए। संजीव भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अरसे से टेलीकॉम स्पेस को और बाजार को ट्रैक करते हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका। आपका पहला रिएक्शन इस जजमेंट पर?
नहीं, आई थिंक स्टेटस को है, तो अभी पूरी जजमेंट मैंने पढ़ी नहीं है, तो शैल जी टिप्पणी करना मुश्किल है, बट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ का फायदा लेके करेगी. दे विल बी सम रिलीफ गिवन एंड आई विल बी एबल टू टेल ओनली वंस आई सी द फुल जजमेंट. चलिए भसीन साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए. मनोज गैरोला साहब जो कि पिछले 25 साल से इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं. गैरोला साहब, स्वागत है आपका. फिलहाल हमारे पास जो चर्चा है उसमें ये बताया गया है कि भाई जो PSU कंपनीज के ऊपर DOT ने डिमांड क्रिएट की थी, वो अब सरकार ने वापस ले ली है और अभी जो डेवलपमेंट्स हैं वो फिलहाल चालू हैं. बताइए किस हिसाब से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं. देखिए, ऐसा है कि जो PSU के अगेंस्ट जो इन्होंने डिमांड रेस करी थी वो बिल्कुल ही गलत थी और वो जानबूझ करके DOT ने सुप्रीम कोर्ट को कंफ्यूज करने के लिए की थी. सबको मालूम है कि ये जजमेंट है क्या. ये जजमेंट सबका है, जबकि फिक्स्ड लाइसेंस फीस है रेवेन्यू शेयर की तरफ इन